राजस्थान विधानसभा का सत्र चल रहा है। जनहित के मुद्दों की आज भी गूंज रहेगी। प्रश्नकाल में राजस्व, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित प्रश्न रहेंगे। 24 तारांकित और 22 अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध रहेंगे। आज जल संसाधन, वन एवं पर्यावरण विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा 6 विश्वविद्यालय के प्रतिवेदन भी रखेंगे विधानसभा में। तो आज का दिन बेहद खास और मानकर यह चला जा रहा है कि आज भी हंगामे के आसार रहेंगे, जो कि हमेशा होता आया है, क्योंकि विपक्ष पूरे तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे, विस्तार से समझेंगे आज के दिन की कार्यवाही को। योगेश जी, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और आज इसे विस्तार से जरा समझाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज भी जनहित के कई मुद्दे रहेंगे। लेकिन क्या मुद्दों की गूंज होगी या फिर सिर्फ हंगामा? देखिए पूनम, जल बिन सब सून होता है और राजस्थान वो इलाका पूरे दुनिया का जहाँ के लोग जल का महत्व समझते हैं और सबसे ज्यादा उस इलाके के लोग महत्व समझते हैं जिसे हम सरहदी क्षेत्र कहते हैं, मरुस्थलीय इलाका कहते हैं, जहाँ पर रेगिस्तान है। और हमारे साथ ही उस इलाके के विधायक हैं शिव से रविंद्र सिंह भाटी। हम उनसे जानेंगे और इस जल के महत्व को भी समझेंगे कि आज भी कई गांव उस इलाके के हैं जो पानी से महरूम है और अपनी पुरानी परंपराओं के अनुसार पानी को सहेजने का काम करते हैं और उसी के सहारे वो अपना जीवन यापन करते हैं। आज जो जल संसाधन और वन पर्यावरण पर जो 2 अनुदान मांगों पर आज चर्चा होगी, 2 अलग अलग मंत्री जवाब देंगे, सुरेश सिंह रावत और संजय शर्मा। लेकिन जल संसाधन बहुत बड़ा मुद्दा है राजस्थान का। आज भी कई बड़े बड़े बांध है, हमारे जयपुर का ही रामगढ़ बांध है जो रीता पड़ा है, जहाँ एशियाड हुए थे एक जमाने में, लेकिन वहाँ आज पानी की एक बूंद भी नहीं है। हमारे साथ भाटी जी है, रविंद्र सिंह जी। पहले तो सबसे अच्छी बात आपकी मुझे ये लगी कि आप सदन में पूरे समय बैठते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं। जो नए विधायकों में ललक होनी चाहिए कि अगर हम प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे हैं तो उस पंचायत का महत्व क्या है। इतना आसान नहीं होता विधायक बनना। तो एक तो सबसे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने उस महत्व को समझा। अब इस पूरे जो आज बड़ा विषय भी आप रखेंगे, ERCP जैसा बड़ा मुद्दा भी आज गूंज उसकी भी सुनाई देगी। आपको नहरी क्षेत्र का पानी आपके इलाके में आया कई जगह पर, तो किस तरह से लगता है इस पूरे आज के अनुदान मांगों का महत्व? देखिए, जल संसाधन, इंदिरा गांधी और वन पर्यावरण पे आज मांगे हैं। मैं अगर बात करूं इंदिरा गांधी नहर की, तो वो DNP के कारण आगे बढ़ नहीं पाई। DNP जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, जिसके अंदर 118 गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से महरूम है, उन गांवों तक मूलभूत सुविधाएं हम कैसे पहुंचा, ये हमारे लिए बहुत बड़ा विषय है। आप देखें कि आपने GIB के लिए, गोडावण के लिए आपने उस पूरे क्षेत्र को ब्लॉक कर दिया। 1981 में एक नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन के बाद में वहां पे एक पत्थर का टुकड़ा नहीं लगता। आज भी हम जब चुनाव प्रचार के दौरान या कभी उस क्षेत्र में जाते हैं तो 4x4 के बिना आप वो गाड़ियां नहीं ले जा सकते। और वहां पे पानी की तो उम्मीद ही ना करें तो ठीक है। पुराने जो भी बेरियां थी उनसे अभी तक वो लोग जीवन यापन कर रहे हैं। और पानी की स्थिति तो अभी थोड़े दिन पहले आपने स्थितियां देखी थी, हर जगह हाहाकार मच रखा था। मैं आज भी मेरे उस क्षेत्र के जल संसाधन से रिलेटेड, इंदिरा गांधी नहर जो लंबे समय से रुकी हुई है DNP के कारण, उसके रिलेटेड, साथ ही साथ डेजर्ट नेशनल पार्क जो हमारा मैं समझता हूं कि प्रदेश की सरकार, अब तो डबल इंजन की सरकार है, अब तो आसानी से हो जाना चाहिए था। और मुझे उम्मीद है आज हम मजबूती से रखेंगे सरकार। एक जो बात आपसे पूछनी है, क्योंकि आप युवा हो, जानते हो, नदी जोड़ो अभियान अटल जी के समय शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाया, फाइलों में दबके रह गया। और हमारे राजस्थान को सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर नदियां जुड़ती है, आज भी पानी वेस्ट जाता है सरफेस पर, तो किस तरह से उस दिशा में काम होना चाहिए? बिल्कुल, नदी जोड़ो अभियान जो अटल जी का था वाकई एक बेहतरीन था। मैंने कुछ अंश उसके पढ़े भी थे और सही बात है कि वो फाइलों में दबके रह गया है। आज उसकी भी बात मजबूती से उठाएंगे। आज अच्छा हुआ कि आपने सुबह रहते हमें ये चीज बताई है। निश्चित रूप से सदन में ये आवाज, ERCP हुआ, चाहे यमुना से शेखावाटी में जल लाने की बात हो, चाहे आपके यहाँ नर्मदा से भी पानी लाने की बात थी, सांचौर और बाड़मेर के इलाके में, उस दिशा में भी क्या काम हो रहा है? पिछले दिनों आपने सुना होगा कि WRCP की बात, वेस्टर्न राजस्थान वाटर कैनाल की जो एक बात जो चली थी, मैं चाहूंगा कि ERCP की तर्ज पे WRCP भी लागू की जाए, बनाई जाए, स्कीम बनाई जाए। सब वहां पे लैंड खूब है। सबसे बड़ी चीज कि आपके ईस्टर्न राजस्थान में जमीनों की कमी है, लोगों के पास
10 बीघा, 20 बीघा, 40 बीघा, 50 बीघा। हमारे उस तरफ 100 बीघा जमीनें हैं, 200, 400, 1000 बीघा, पर पानी ही नहीं है, वो बंजर जमीन हो गई। तो अगर नहर और ये तमाम जो नदियां जोड़ो वाला अगर अभियान आता है और नहरों का अगर एक्सटेंशन हो जाता है तो वो जमीनें हरियाली हो जाएगी। वहाँ पे आम किसान जो है उनकी जो है उत्पादक है वो बढ़ जाएगा। तो निश्चित रूप से ये चीजें होनी चाहिए। परंपरागत स्रोत जो होते हैं, चाहे हमने बेरियों की बात की, जोहड़ हुए और पुराने तालाब हुए या पुराने कुएं जो खाली पड़े हैं, रीते पड़े हैं, उनको परंपरागत रूप से उनको सहेजने की दिशा में भी काम होने चाहिए। बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज कि मैं अभी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करूं तो जब कैनाल आई, जब कैनाल प्रोजेक्ट आ रहा था तो उस समय हमारे लोगों ने जो पुराने जो स्रोत थे उनको उनका रखरखाव छोड़ दिया। अब जब कैनाल में पानी उस स्तर पे नहीं आने लगा, पर्याप्त नहीं था, तो हम लोग वापस जब पुराने स्रोतों को देखने लगे तो हमें समझ में आया कि सब पुराने स्रोतों को सहेजने के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। कितने भी आपके पास कैनाल आ जाए, कुछ भी आ जाए, पर पुराने स्रोत जितने भी हैं, बेरियां हैं और भी कुएं वगैरह जो भी हैं आपके, वो जब तक प्रॉपर तरीके से आप चार्ज अप नहीं रखेंगे, उसको मेंटेन नहीं रखेंगे, तब तक पानी की जो समस्या है इसको आप एक जो बात है, एक बड़ी बात है, जो इंदिरा गांधी नहर से पानी आ रहा है, चाहे वो गंगानगर हनुमानगढ़ का इलाका हो, चाहे आपके कुछ इलाके में पहुंचा, लेकिन वो प्रदूषित पानी आ रहा है। बिल्कुल सही। और कहा जाता है कि कैंसर की ट्रेन ही एक जयपुर तक आती है और बड़ी कहा जा सकता है बड़ा मुद्दा है जिसका सोल्यूशन पूरी तरह नहीं हो पा रहा। बिल्कुल सही है। ये समस्या काफी लंबे समय से आ रही है, सदन में भी कई बार उठी है और आज भी हम वापस इसको उठाएंगे। जाहिर सी बात है कि वो जो पानी आ रहा है, प्रदूषित पानी आ रहा है, उसकी वजह से कई सारी बीमारियां भी हो रही है। फ्लोराइड की मात्रा कोई कहता है ज्यादा है, कई बार कैंसर के जो आंकड़े आते हैं, लोग कहते हैं कि साहब ये इस पानी की वजह से आ रहा है, रॉ वाटर की वजह से आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और इससे हल पाना हमारे लिए एक चुनौती जरूर है, पर मुझे लगता है कि अगर सामूहिक रूप से प्रयास होगा तो निश्चित रूप से परिणाम हमें मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए पूनम, आप खुद भी उस क्षेत्र से आती हैं। INGP का जो पानी आता है नहरी क्षेत्र गंगानगर हनुमानगढ़ को जो आज लहलाया है, वो उसी की देन है। लेकिन उसके बाद जो एक बड़ी बीमारी वहाँ सामने आई है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है इस प्रदेश के लिए। जी पूनम। बिल्कुल योगेश जी, जो भी तमाम ऐसी बातें हैं, अब ये गूंज अब इस कदर हो चुकी है कि पूरे राजस्थान की जनता इस पर चर्चा करने लगी है। लेकिन आज सत्ता पक्ष की तरफ से क्या रुख रहेगा, ये बेहद खास विषय है। चाहे हम जल की बात करें या फिर अन्य तमाम मुद्दों की बात करें, उप मुख्यमंत्री भी कई विधेयक यहां पर पटल पर रखने वाले हैं, उसे लेकर क्या खास रहेगा? देखिए, सत्ता पक्ष जो है वो आज सदन में आज प्रश्नकाल से शुरुआत होनी है। आपको ध्यान है, शनिवार को ना क्वेश्चन आवर हुआ, ना जीरो आवर हुआ, और फिर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी सामने आएंगे। और इसके साथ ही फिर अनुदान मांगों पर जल संसाधन और पर्यावरण, दो बड़े महकमे हैं हमारे यहाँ पर। राजस्थान में बड़ी फॉरेस्ट लैंड है, तो वहीं जल संसाधन अपने आप में बहुत बड़ा महकमा है। और जैसे मैंने पूनम कहा, ERCP ये बड़ा मुद्दा है। 13 जिलों को सींचने वाली जो योजना है, पेयजल उपलब्ध कराने वाली योजना है, जो चंबल से पानी लाने की, लिफ्ट करके लाने की योजना है। और अपने आप में 13 जिले, वो जिले पूर्वी राजस्थान के जो कहा जा सकता है राजस्थान के सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एरिया है, डेंजर जोन में जहाँ पानी पहुँच चुका है और बड़ी मात्रा में वहाँ पर लोग पलायन करने को भी मजबूर हैं, बांध भी सूखे पड़े हैं। तो ऐसे में पेयजल सिंचाई का अभाव है, औद्योगिक रोजगार का अभाव है, उद्योग धंधे वहाँ नहीं लग पा रहे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। ERCP की गूंज हमें सुनाई देगी। यमुना जल समझौता जो कि सीकर, झुंझुनू, चूरू, शेखावाटी के उन इलाकों को तरबतर करने को था पेयजल सिंचाई के लिए, हरियाणा से ये समझौता भी हुआ है। ERCP को लेकर मध्य प्रदेश सरकार से समझौता हुआ है। दोनों दिशा में भजनलाल सरकार ने बनते ही बड़े काम किए हैं, लेकिन अभी उनको सरफेस पर आना जरूरी है। कहा जा सकता है कि पूरी तरह राजस्थान के, चाहे पूर्वी राजस्थान हो, चाहे शेखावाटी का इलाका हो, चाहे पश्चिमी राजस्थान में INGP से जुड़ी या नर्मदा से आने वाली योजनाओं की बात हो, ये बड़ी पहलू हैं जिनको लेकर राजस्थान में अगर ये तमाम चीजें कितना दिलचस्प है ना कि ERCP ऐसा मुद्दा जिसे विपक्ष ने खूब
भुनाया था जब वो सत्ता में थी, पिछले हम कार्यकाल का जिक्र कर रहे हैं, और आज वो इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि सरकार वाहवाही लूट रही है उस मुद्दे को लेकर। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोई एकदम से मैजिक हो जाएगा, वक्त लगता है, एक प्रोसेस होता है। चाहे हम किसी भी मुद्दे को देख ले, किसी भी योजनाओं का देख ले, तो जो प्रोसेस रहने वाला है उसमें क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है चुनौतियां नहीं होंगी, और इसलिए वक्त भी लगा। तो जरा उसे भी थोड़ा सा डिस्कस करके बताइएगा। देखिए, जब सरकार डबल इंजन की हो, जैसा दावा भारतीय जनता पार्टी कर रहा है, कह रही है कि डबल इंजन की सरकार है, विकास होगा, विकसित राजस्थान की दिशा में हम काम करेंगे, और संसाधन इतने हैं, हाईटेक तकनीक अब सामने आ चुकी है, औद्योगिक क्रांति की ओर देश आगे बढ़ रहा है, विकसित राष्ट्र की तरफ देश आगे बढ़ रहा है, तो काम समय पर होने चाहिए। आपको ध्यान होगा, आप तो खुद उस इलाके से आती है पूनम, जब बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने गंग नहर का निर्माण किया था और लिफ्ट करके पानी वो लेकर आए थे, उन मरुभूमि के इलाकों को उन्होंने सिंचित किया, तो सालों पहले महाराजाओं ने और शासकों ने ये काम किए थे अपने अल्प संसाधनों से, विदेशी टेक्नोलॉजी के साथ। तो जब आज हमारे देश में तकनीक इतनी बढ़ गई है, आज हमारे देश में हमको ये पता कर सकती है मशीनें कि जमीन के नीचे कितना पानी कहाँ पर स्थित है, तो फिर ऐसे में और पानी को लिफ्ट करने की योजनाएं हैं। आपको मैं बताऊं कि शिवचरण माथुर जब मुख्यमंत्री थे, जो उस जमाने में राजस्थान में लिफ्ट को लेकर बड़ा काम हुआ था, और राजस्थान के बड़े इलाके को सिंचित करने की दिशा में माथुर सरकार ने उस दिशा में लिफ्ट को लेकर, पानी की नहरों को लेकर एक बड़ी क्रांति की थी। फिर इंदिरा गांधी के समय, आपको ध्यान ही, राजीव गांधी के समय INGP आई और उसने राजस्थान के एक बड़े इलाके को समृद्धशाली बनाया, और गंगानगर के इलाके को, वहाँ की प्रति व्यक्ति आय एक जमाने में पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं की प्रति व्यक्ति आय हुआ करती थी तो उसमें गंगानगर भी शुमार हुआ करता था। तो आज वो परिस्थितियां बदली हैं। आज अटल जी आए तो उन्होंने नदी जोड़ो अभियान की शुरुआत की, उसको आगे बढ़ाने का काम मोदी सरकार ने किया। तो ऐसे में अब जरूरत है राजस्थान में ERCP को मूर्त रूप देकर और उसे आगे बढ़ाने की, जिस दिशा में बदलना सरकार काम कर रही है, और जिस दिशा में एक कहा जा सकता है पॉलिटिकल मुद्दा भी है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही बड़ा मुद्दा इसको बनाया था। चुनाव के अंदर भी बड़ा मुद्दा बना था, कांग्रेस के कई उम्मीदवार भी इस चक्कर में चुनाव हार गए थे, और ये एक कहा जा सकता है कि राजस्थान में एक बड़ी बात होगी कि अगर ERCP को पूरी तरह राजस्थान में समयबद्ध कार्यक्रम के तहत अगर लाया जाता है, तो ये अपने आप में राजस्थान के विकसित भारत राजस्थान बनने की दिशा में एक सर्वाधिक कार्य कदम होगा। आज देखते हैं किस दिशा में आगे बढ़ती है। वन और पर्यावरण, ये भी बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर आज मंत्री संजय शर्मा अनुदान मांगों पर अपना जवाब रखेंगे। तो देर तक आज राजस्थान की विधानसभा के चलने की संभावना है। और वन फॉरेस्ट का सबसे बड़ा जो पहलू है कि फॉरेस्ट को लेकर, फॉरेस्ट को की दिशा में सरकार चाहती है कि जंगल जमीन बचे, लेकिन वहीं पर औद्योगिक क्रांति आड़े आती है, और शहरी क्षेत्र का जो विकास है वो भी जंगलों को खाए जा रहा है। तो कैसे जंगल बचे, जंगल में रहने वाले जीव जंतु बचे, वन अगर नहीं रहेंगे तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो ऐसे में प्रकृति के बीच में जल, जंगल, जमीन, वन्य जीव, ये तमाम वो पहलू हैं जिनको लेकर कहा जा सकता है कि सरकार को भले ही घाटा हो, लेकिन दिशा में ध्यान देने की जरूरत होती है। आज हम देखते हैं कि कई इलाके हैं राजस्थान के ऐसे, खासतौर से जहाँ वन भी है, शहरी क्षेत्र भी बस गए हैं, और आए दिन वहाँ पर जंगली जानवरों के और मनुष्यों के बीच में वहाँ पर झड़प होती है। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि उन जंगली जानवरों को मार भी दिया जाता है। कई जगह ऐसा होता है, अतिक्रमण भी वहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कैजुअलिटी सामने आती है। यस जी, ये बात सही है। तो मुझे लगता है कि और दूसरा, खासतौर से पर्यावरण की बात की जाए तो औद्योगिक क्रांति तो बड़ी है, लेकिन साथ ही प्रदूषण भी बढ़ा है। खासतौर से आप राजस्थान के जो NCR का इलाका है, जहां अलवर आता है, तिजारा, भिवाड़ी, नीमराना, यहाँ पर बड़े मात्रा में उद्योग धंधे स्थापित हुए, लेकिन बड़ी मात्रा के अंदर ही वहाँ पर प्रदूषण भी स्थापित हो चुका है, और वहाँ के लोग इस बात से परेशान हैं। आए दिन नई बीमारियां वहाँ सामने आ रही है। लोग वहाँ पर, कहा जा सकता है कि इंतजार में है कि सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए किस दिशा में काम करे, चाहे पानी का प्रदूषण हो, चाहे वायु का प्रदूषण हो। और खुद संजय शर्मा भी उसी इलाके से आते हैं, अलवर क्षेत्र से वो आते हैं। और हमारे राजस्थान के लिए एक और सौभाग्य की बात है कि भूपेंद्र यादव जो केंद्र में मंत्री हैं, वो भी वन और पर्यावरण
का डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है। तो ऐसे में ये कोशिश की जानी चाहिए कि डबल इंजन की सरकार का जो अस्तित्व है वो तभी नजर आएगा जब बड़े काम राजस्थान की धरा पर सामने आते हुए नजर आएंगे। गहलोत सरकार ईआरसीपी को की दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आई थी, और लेकिन अब उसे मूर्त रूप देने का और उसे विहंगम रूप देने का काम राजस्थान की बदलाव सरकार को करना। और ये बहुत अच्छी बात ये भी है कि मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हरियाणा में भी अभी बीजेपी की सरकार है। तो जो बड़े काम यहाँ से होने, और गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है, तो राजस्थान से सटे हुए जो राज्य हैं वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, जहाँ से राजस्थान को जल समझौते करने। और जो पंजाब से आ रहा है जो पानी, नहरी क्षेत्र में राजस्थान की जो प्रदूषित पानी आ रहा है, उसको लेकर अभी भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। वो कहा जा सकता है वहाँ के प्रदूषित पानी ने राजस्थान के नहरी क्षेत्र के इलाकों के अंदर बीमारियों को पनपाया, खासतौर से कैंसर जैसी एक गंभीर बीमारी उस इलाके में सामने आ चुकी है, और कई घर इस कारण तबाह भी हो चुके हैं। जी चलिए ठीक है योगेश जी, बहुत ही बेहतर तरीके से आपने इन्हें समझाया है। उम्मीद करेंगे कि इसे सरकार भी समझेगी और विपक्ष भी समझेगा और जनहित के मुद्दों पर वाकई में सार्थक बहस होती नजर आएगी। बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।